नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का भूगोल। यदि छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, क्योंकि यदि हम देखें कि छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल पर जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही हो या तो फिर व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाले वनडे एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जामों में छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन होते हैं एक बड़े पैमाने पर पूछा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से ये छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नए जिलों का गठन हुआ है, जिसकी वजह से जो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक आंकड़े हैं उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देखें तो छत्तीसगढ़ को एक नए सिरे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत, आप लोग हेडिंग डाल लें। पहला नंबर जो हमारा टॉपिक है इस सेशन में वो है छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। हालांकि इस टॉपिक का छत्तीसगढ़ के जिला गठन से, जो नए जिले गठित हुए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार से क्या है, पहले ये समझ लें, उसके बाद देखेंगे कि इसका विस्तार और स्थिति कैसी है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ जो है, यदि हम आंकड़ों के आधार पर बताना चाहें या देशांतर और अक्षांश रेखाओं के आधार पर बताना चाहें, तो पृथ्वी में छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। सिर्फ सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि हमको बताना है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कि छत्तीसगढ़ की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कैसा है पृथ्वी में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। हालांकि यदि आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी या फिर इंडियन जियोग्राफी ठीक ठाक तरीके से पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि अक्षांश रेखाएं यानी कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसके बाद आएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति पे। तो यदि मैं सबसे पहले बना लूं पृथ्वी, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और आप लोगों को यह भी पता होगा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, उसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या उसी को इक्वेटर कहते हैं हम लोग। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। खैर ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है और बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है उसके ठीक ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इसके पैरेलल कुल 90 रेखाओं की कल्पना की गई है। समांतर है किसके, भूमध्य रेखा के ऊपर में। एज इट इज नीचे में भी उसी प्रकार की समांतर जो कि क्षैतिज रेखाएं हैं उसकी कल्पना की गई है। तो जो ऊपर में समांतर रेखाएं हैं वो भी वृत्ताकार हैं और नीचे में जो समांतर रेखाएं हैं वो भी वृत्ताकार हैं। इनको खींचा नहीं गया है, ये काल्पनिक है, एज्यूम किया गया है। तो जो ऊपर स्थित हैं उन्हें कहा जाता है, चूंकि उत्तर में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो उन्हें कहा जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा। और नीचे में जो स्थित है यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे, उन्हें कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये आप लोगों को पता होगा। तो पहला नंबर चीज हम समझ गए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। हालांकि इनके बारे में विस्तार से आप लोग पढ़े होंगे
वर्ल्ड ज्योग्राफी में। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड जिसे कहा जाता है, यानी कि सीधे और सरल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर जो समानांतर वृत्ताकार रेखाएं हैं काल्पनिक, उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, तथा भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो समानांतर भूमध्य रेखा के वक्राकार या वृत्ताकार जो मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जिसको बोला जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं एक तो अर्धवृत्ताकार होते हैं, वृत्ताकार नहीं होते, और ऊपर से पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इन दोनों को मिलाने वाले अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब जैसे जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में विभाजित हैं, उसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। तो यदि हम इस बीच वाले लाइन को 0 डिग्री देशांतर रेखा माने, तो 0 डिग्री से लेकर के पीछे साइड 180 डिग्री तक की जितनी भी रेखाएं हैं राइट हैंड साइड में, उनको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर। और 180 डिग्री से 0 डिग्री तक देखें तो उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो अक्षांश रेखाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। सेम एज इट इज देशांतर रेखाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो इन रेखाओं के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? इन रेखाओं के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं रेखाओं के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि कोई स्थान कहाँ स्थित है। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत का यदि आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ आसपास वह स्थित है, यानी कि भारत पूरी तरीके से, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो भारत है वो पूर्णतः या पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसका मतलब क्या है? भारत एक तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, चूंकि वो उत्तरी गोलार्ध में इसीलिए स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ऊपर से वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि भारत का जो विस्तार है अक्षांश में देखें तो उत्तरी अक्षांश और देशांतर में देखें तो पूर्वी देशांतर में इसका पूर्णतः विस्तार है। चूंकि जब भारत का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, अतः ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है उसका भी विस्तार कहाँ होगा? एक तो उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा पूर्वी देशांतर में। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का विस्तार भी कहाँ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जब छत्तीसगढ़ का विस्तार हम देख चुके कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो स्पष्ट रूप से अब देखेंगे कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर रेखाओं पर इसका विस्तार है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि हम विस्तार देखें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के विस्तार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मैं सीधा सीधा लाइन खींच दे रहा हूं और हम ये मान लेते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये चारों दिशाएं हैं और छत्तीसगढ़ का विस्तार इस तरीके से अभी आपको समझना है। तो यदि हम ये देखें कि छत्तीसगढ़ का विस्तार इस पृथ्वी में कहाँ है, तो पृथ्वी मतलब छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम हिस्सा है, यानी कि साउथ वाला जो मतलब जो दक्षिणतम हिस्सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसका विस्तार अक्षांश रेखा के रूप में देखें तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, यदि उत्तर दिशा की बात करें या उत्तरतम बिंदु की बात करें, तो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है।
17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट तक छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि इतनी लंबाई में वो विस्तृत फैला हुआ है। अब यदि देशांतरीय विस्तार देखें तो जो देशांतरीय विस्तार है वो है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी कि आपको समझना है कि छत्तीसगढ़ का यदि अक्षांशीय विस्तार ही सिर्फ पूछा जाए तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है, जिसे इस रूप में हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, पहला नंबर चीज। अब यदि इनमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट में कितने अंश का या कितने डिग्री का अंतर है। तो 17 में यदि लगभग हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 7 डिग्री के बराबर है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अक्षांशीय विस्तार है कुल 7 डिग्री के बराबर है। और यदि पूर्वी देशांतर, मतलब यहां से देखें कि 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट तक यदि देशांतरीय विस्तार देखें तो 80 और 84 यानी कि लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 4 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 17 डिग्री 46 मिनट है ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु है और 24 डिग्री 5 मिनट जो है वो छत्तीसगढ़ का उत्तरतम बिंदु है। सेम इज इट इज यदि हम 80 डिग्री 15 मिनट देखें तो ये छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है उसका पश्चिमतम बिंदु है, और ये जो है 84 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी वाला हिस्सा है, यानी कि पूर्वी हिस्से में जो भी उसका सीमा है वो है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जो कि जसपुर में स्थित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इससे एक प्रश्न भी आता है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इनमें किसका विस्तार ज्यादा है। तो यहां से आपको देख के समझ में आ रहा होगा छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है एज कंपेयर टू देशांतरीय विस्तार ज्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की तुलना में अधिक है। आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। स्थिति तो ये समझ में आ गया, ऐसी स्थिति है। अब यदि विस्तार के बारे में बात करें तो विस्तार का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है, यानी कि कितने लंबाई में फैला हुआ है, और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, यानी कि उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु की लंबाई और पूर्वी से पश्चिमी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये मैं लिख ले रहा हूं लगभग, ये है लगभग 700 से 800 किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि देखें पहला नंबर तो 700 से 800 किलोमीटर है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है, आप लोगों को यह भी पता होगा कि दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी कि यदि हम किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी को देखें तो वो कितना होता है, लगभग 111 किलोमीटर होता है। लगभग बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यही मतलब सब स्थान पे समान नहीं होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। यदि ध्रुव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि उनके बीच की दूरी लगभग 111.7 किलोमीटर हो जाता है, जबकि भूमध्य रेखा में देखें तो 110.6 किलोमीटर हो जाता है। तो अलग अलग जगह पे थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन एवरेज मान के चलें तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर हम मानते हैं। ऐसा भूगोल में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आंकड़े आपके याद करने लायक नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बता दिया।
तो चूंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और हम ये भी देखे थे कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो मैंने बताया था कितने डिग्री के बराबर था, 7 डिग्री के बराबर था। तो 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, तो 7 डिग्री बराबर लगभग कितना हो गया, 777 किलोमीटर। तो उस आधार पे हम इसको याद रख सकते हैं कि 700 से 800 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम देखें, यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, या उसी को चौड़ाई लिख लें, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई या लंबाई दोनों लिख सकते हैं। तो यदि हम इसकी चौड़ाई देखें तो लगभग इसको माना जाता है 435 किलोमीटर। अब इसमें भी हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आप सभी को यह भी पता होगा कि जो देशांतर रेखाएं हैं यदि उनके बीच की दूरी देखें तो इसको भी हम लोग लगभग 111 किलोमीटर मानते हैं, और ये जो 111 किलोमीटर है वो भूमध्य रेखा के आसपास है, क्योंकि देशांतर रेखा जैसे जैसे ध्रुव की तरफ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाता है, क्योंकि आपस में जाके वहां कहाँ ध्रुव में, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, जाके मिल जाते हैं। तो दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर होती है, और जैसे जैसे क्रमशः हम लोग ध्रुव की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं उनकी लंबाई कम होने लगती है। तो चूंकि हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर यानी कि बीचों बीच उसके कर्क रेखा गुजरती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो देशांतरों के जो अधिकतम लंबाई उससे करीब है। ठीक, तो 111 किलोमीटर यदि हम मान के चले दो देशांतरों के बीच की दूरी, और हम जानते हैं कि देशांतरीय जो विस्तार है कितना बताया था, लगभग 4 डिग्री बताया था, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 444 किलोमीटर आता है। तो इसको औसतन हम क्या मान लेते हैं, 435 किलोमीटर। तो इन दोनों ही आंकड़ों को आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं उसका विस्तार किस प्रकार से है। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति वो भारत में कैसी है, कहाँ स्थित है, क्योंकि उससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग दूसरा इसमें टॉपिक का हेडिंग डाल लें, छत्तीसगढ़ की भारत में स्थिति। इसमें दो ही आंकड़े आपको याद रखना है, क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं। तो भारत में स्थिति को समझने से पहले आपको समझना होगा कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कुल 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं मैं लिख रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहला नंबर, पहले तो ये लिख लें, भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं, पहला नंबर आप लिख लें, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। दूसरा भाग है भारत का विशाल मैदान। तीसरा भाग है भारतीय मरुस्थल। चौथा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा भाग है भारत के तटीय मैदान। और छठवां है भारत के द्वीप समूह। इतने अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यदि मैप के माध्यम से थोड़ा समझें तो मैं
टूटा फूटा एक मैप बना दे रहा हूं भारत का, एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा। यदि हम इसको भारत का मैप मान लें तो पहले यदि हिस्से की बात करें या पहले प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय, तो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय ये जानते हैं आप लोग कि यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर से उत्तर पूर्वी हिमालय है। यदि भारत के विशाल मैदान की बात करें तो जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र, उसे हम लोग मानते हैं कि वो भारत का विशाल मैदान है। भारतीय मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माने तो गुजरात के कुछ हिस्से से लेकर के नीचे से ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब तमिलनाडु करते हुए, कर्नाटक करते हुए बीच वाला जो हिस्सा है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। भारत के तटीय मैदान यानी कि जो तट है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जिसे कोरामंडल, ठीक है, मालाबार, उड़ीसा का जो उत्तरी सरकार तट, ये सब आप जानते हैं, उसे कहा जाता है भारत के तटीय मैदान। और भारत के द्वीप समूह यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इसको हम क्या कहते हैं, भारत के द्वीप समूह। तो जो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ये समझना है कभी कभी क्या होता है, हम जब शुरुआत में तैयारी करते हैं और ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का इनमें से हिस्सा कौन सा है, मतलब छत्तीसगढ़ भारत के किस हिस्से के अंतर्गत, किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो जनरली हमको लगता है कि बीच वाले भाग में चूंकि मैदान है तो मैदान का हिस्सा है क्या, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चूंकि मैप बना दिया तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो डेफिनेटली वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला नंबर चीज तो ये। अब दूसरा नंबर ये कि चूंकि मध्य भाग में स्थित है छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य भी है। अब भू आवेष्टित राज्य मतलब क्या होता है, हालांकि आप सभी जान रहे होंगे, फिर भी ये बताना चाहूंगा मैं। भू आवेष्टित राज्य, तीसरा नंबर आप चाहे तो हेडिंग डाल लें। छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू आवेष्टित राज्य है, या जिसे स्थल रुद्ध भी कहा जाता है, या इंग्लिश में देखें तो इसे कहा जाता है लैंडलॉक्ड स्टेट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो भू आविष्ठित राज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जिनकी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलने का मतलब है जिनकी जो सीमा है किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं होता है, यानी कि स्पर्श नहीं करता है। वे राज्य जिनकी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई समुद्री सीमा है। अगर ऐसा कोई राज्य है तो उन्हीं राज्यों को हम क्या कहते हैं, भू आविष्ठित राज्य या स्थल रुद्ध राज्य, लैंडलॉक्ड स्टेट कहते हैं। क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरा नंबर समुद्री सीमा, ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। और जिन राज्यों के ये दोनों सीमा नहीं है उन्हें ही हम कहेंगे क्या, भू आविष्ठित राज्य। और ऐसे भू आविष्ठित राज्यों की संख्या भारत में वर्तमान में कितना है, 5, और छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। तो कौन कौन से भू आविष्ठित राज्य हैं, यदि ऊपर से हम लोग नीचे आए तो पहला तो आपको याद रखना है कि पहला है हरियाणा। यदि आप लोग इंडिया का मैप ठीक ठाक तरीके से देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर आप मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर आप लिख सकते हैं झारखंड, चौथे नंबर पे देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ भी एक भू आविष्ठित राज्य है, और पांचवा नंबर देखें तो तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई समुद्री सीमा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ भी क्या है, भू आविष्ठित राज्य है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आशा करता हूं मैं। उसके बाद एग्जाम में पूछता है, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद हम आगे देखेंगे
अब एंटर करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर। तो इसमें अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के संभाग। चूंकि भूगोल है तो क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि छत्तीसगढ़ को यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इसके भूगोल को, तो संभाग और जिलों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप लोगों को जिले और संभाग का लोकेशन, हालांकि संभाग तो सरल है लेकिन जिलों का लोकेशन जब तक आपको नहीं पता होगा तब ठीक तरीके से आप भूगोल को नहीं पढ़ सकते। हालांकि जिलों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा जिले कहाँ है, ठीक है। अभी फिलहाल संभाग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये संभाग क्या होता है? संभाग जो होता है वो छत्तीसगढ़ में प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे संभागों में बांटा गया है, डिवीजन में डिवाइड किया गया है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उस समय यहां 3 ही संभाग थे, ठीक है। एक रायपुर संभाग था, एक बिलासपुर संभाग था, एक बस्तर संभाग था। वर्तमान में 5 हो गए हैं। और कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं और कब इनका गठन किया गया था और अलग अलग संभागों की विशेषताएं क्या क्या है, उनके बारे में आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो संभाग क्यों बनाया गया है? प्रशासन या शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संभाग का गठन किया गया है। और प्रत्येक संभाग में एक संभागायुक्त होता है, ठीक है। संभागायुक्त जिसको बोलते हैं या कमिश्नर कहते हैं जिसको, ठीक है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। तो पहले छत्तीसगढ़ का एक मैप मैं टूटा फूटा बना दे रहा हूं, फिर उससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एकदम स्पष्ट तो नहीं बन पाएगा लेकिन काम चलने लायक बन जाएगा आप लोगों के। और वैसे भी एकदम स्पष्ट बनाना भी नहीं है हमको, ज़्यादा इस पर कलाकारी करना नहीं है। तो यदि हम ये मान लेंगे कि छत्तीसगढ़ का ये मैप है, तो छत्तीसगढ़ को मैंने बताया कि पहले 3 संभाग हुआ करता था, अब 5 संभाग हैं। तो कौन कौन से संभाग हैं? सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से को देखें तो पहला नंबर है ये सरगुजा संभाग। उसके बाद बीच में 3 संभाग हैं, तो एक आप यहां लिख लें, ये है बिलासपुर संभाग। फिर उसके बाद यहां आपका आता है 2 संभाग, एक है दुर्ग संभाग और एक है रायपुर संभाग। और जो दक्षिणतम संभाग है छत्तीसगढ़ का वो सब आप जानते हैं, बस्तर संभाग। तो छत्तीसगढ़ को कुल इतने डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इन संभागों की विशेषताएं क्या हैं जो एग्जाम में पूछता है और कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सरगुजा संभाग से ऊपर से, या हम उनके जो गठन है उसके क्रम के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप लोग लिख लें संभाग में, मैं यहां लिख दे रहा हूं संभाग। यहां देखेंगे, वहां उसके बाद देखेंगे जिलों की संख्या और उसके बाद देखेंगे कि उनकी कुछ विशेषता है क्या संभागों की। तो आप लोग नोट करते चलें, ठीक है। 5 संभाग तो एक ही बार में नहीं आएगा, मुझे मिटा के लिखना पड़ेगा। आप लोग इसको एक मुश्त लिखते चलें अगर आपके मतलब कॉपी में पेज ऐसा है तो पहला नंबर मैं अगर लिखना चाहूँगा तो रायपुर संभाग, क्योंकि इसका सबसे पहले गठन हुआ था। यहाँ मैं लिख दूंगा गठन कब हुआ था और यहाँ हम लिखेंगे जिले, ठीक है। तो रायपुर संभाग का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले हुआ था 1861 में। सबसे पहला संभाग है, 1861 में इसका गठन हुआ था। इनमें जो जिलों की संख्या है वो वर्तमान में 5 है, 5 जिले हैं। यदि इस संभाग की विशेषता देखें तो ये संभाग सबसे प्राचीन संभाग है, इसको आपको याद रखना है।
क्योंकि सबसे पहले गठन हुआ तो लॉजिकली ये सबसे प्राचीन ही संभाग होगा। यदि जिलों की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्तमान में 5 जिले हैं, और वो जिले कौन कौन से हैं यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पहला नंबर तो रायपुर, दूसरा नंबर यदि आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड से यदि देखें तो बलौदाबाजार, भाटापारा। तीसरा नंबर देखें तो महासमुंद, चौथे नंबर धमतरी, और पांचवा है गरियाबंद। तो ये जो है रायपुर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए 5 जिले। याद रखना है आपको, सबसे प्राचीन संभाग है, 1861 में इसका गठन हुआ है और 5 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं या आते हैं। ठीक है, ये रायपुर संभाग। उसके बाद जिलों का जो लोकेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ संभाग आप लोग लिखते चलें और कौन कौन से जिले हैं। दूसरा नंबर यदि संभाग की बात करूं मैं तो दूसरा संभाग है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग का गठन हुआ था 1956 में। वर्तमान में इनमें जिलों की संख्या 8 है। यदि इसकी विशेषता देखें तो सबसे पहली विशेषता है कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। सर्वाधिक जिलों वाला क्या है, संभाग है, इसको याद रखेंगे। पहले सर्वाधिक जो जिलों वाला संभाग था वो बस्तर हुआ करता था, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे जिलों का गठन हो गया, जिसके वजह से पहले बिलासपुर संभाग में 6 जिले थे। अभी वर्तमान में 2 नए जिलों का गठन हो गया है, जिसकी वजह से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बिलासपुर हो गया है। अब यदि इसकी बात करें तो इसकी एक और विशेषता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी संभाग में है, निवासरत है, और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी यही है। ठीक है, अब साथ में आपको ये इतना चीज याद रखना है। अब देखेंगे कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। दूसरा नंबर आप लिख लें मुंगेली। तीसरा नंबर आप लिखें बिलासपुर। चौथा नंबर लिखें कोरबा। पांचवा नंबर लिखें जांजगीर चांपा। और छठवां नंबर लिखें रायगढ़। सातवां नंबर लिखें सक्ती। और आठवां नंबर लिखें सारंगढ़ विलईगढ़। ये दोनों नए जिले बने हैं इसमें। बिलासपुर संभाग में पहले 6 ही जिले हुआ करता था, अब सक्ती और सारंगढ़ विलईगढ़ 2 इसके अंतर्गत क्या नया जिला बनाया गया है, इसलिए अब सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बिलासपुर संभाग बन गया है। ठीक है, इनका जो लोकेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। अभी फिलहाल जिले आपको याद रखना है। उसके बाद यदि आगे देखें तो तीसरा संभाग है बस्तर संभाग। ये संभाग हम उनके गठन के क्रम के आधार पर देख रहे हैं। तीसरा है बस्तर संभाग। इसका जो गठन हुआ था 1981 में हुआ था। इनमें जिलों की संख्या वर्तमान में 7 है। यदि इनकी विशेषता देखें तो सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि इसके बेसिस पर सबसे बड़ा संभाग क्या है, बस्तर संभाग। इसकी एक विशेषता और है, सबसे कम जनसंख्या यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। ये दोनों इसकी विशेषताएं हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा संभाग, और जनसंख्या में देखें तो संभागों में सबसे कम जनसंख्या। मैंने बताया कि इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 7।
इसमें अभी वर्तमान में जो नए जिले बने हैं उसको छोड़े तो सबसे ज्यादा जिले वाला संभाग था ये एक समय। इनमें कौन कौन से जिले हैं नोट करते चले। तो पहला नंबर लिख लें उत्तर बस्तर कांकेर, दूसरा नंबर लिखें कोंडागांव, तीसरा नंबर लिखिए नारायणपुर, चौथा नंबर लिखें बस्तर, पांचवा नंबर दंतेवाड़ा और छठवां नंबर सुकमा और सातवां नंबर लिख लें बीजापुर। तो ये 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बाद में उसको मैं क्लासिफाइड करके बताऊंगा। उसके बाद आगे देखें, यदि चौथे संभाग के बारे में बात करें तो जो चौथा संभाग है हमारा, ये मान सकते हैं सरगुजा संभाग। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 2008 में। 2008 में गठन हुआ था। इसमें जिलों की संख्या है 6। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यदि कोई पहला संभाग बना गया, नया संभाग बनाया गया, तो वो सरगुजा संभाग था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद बनने वाला पहला संभाग था सरगुजा संभाग। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अभी जो नवीनतम बना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये एक ही जिला है, ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर है कोरिया, इसी जिले से काट के इसको बनाया गया है। तीसरा नंबर है सूरजपुर, चौथा नंबर बलरामपुर, पांचवा नंबर सरगुजा और छठवां नंबर देखें तो जसपुर। इन जिलों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन जिलों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। जैसे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरबा है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ठीक है, तो इन सब जिलों की अलग अलग विशेषताएं, भूअवस्थित जिले हैं। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जिला है बलरामपुर। तो इन सभी जिलों की जो अलग अलग विशेषताएं हैं, चूंकि संभाग पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं बता रहा हूँ। जिलों की विशेषताएं नेक्स्ट वीडियो में जब जिलों का लोकेशन में ट्रेस कराऊंगा या बताऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 जिले किसके अंतर्गत? सरगुजा संभाग के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम संभाग है वो संभाग है दुर्ग संभाग। ये मैं लिख लेता हूं, 5वां संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग। इसका गठन हुआ है 2013 में और जिलों की संख्या इसमें देखें तो अभी वर्तमान में 7 जिले हैं। इसका जो खासियत है वो ये है कि ये नवीनतम है, नवीनतम संभाग, यानी कि सबसे लास्ट में अभी बनाया गया संभाग है। दूसरा खासियत ये है कि क्षेत्रफल में देखें तो सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा एरिया वाइज क्षेत्रफल में देखें तो सबसे छोटा संभाग है। इनमें वर्तमान में जिलों की संख्या 7 है, मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें जिले कौन कौन से हैं? पहले तो आप देख लें कि एक तो कवर्धा है या कबीरधाम जिसको बोला जाता है, नामकरण हो गया है। उसके बाद देखें हम लोग तो बीच में एक मतलब नया जिला बनाया गया है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये एक ही जिला है। तीसरा नंबर देखेंगे तो राजनांदगांव है। चौथा नंबर यदि जिले की बात करें तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, पांचवा यदि देखें तो बेमेतरा दुर्ग के ऊपर में स्थित है। छठवां नंबर देखें तो दुर्ग और सातवां नंबर देखें तो बालोद। ये 7 जिले हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत?
दुर्ग संभाग के अंतर्गत। तो दुर्ग संभाग में आपको याद रखना है सबसे नवीनतम संभाग और सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें। मोहला मानपुर चौकी ये जो है नया बना हुआ है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई ये भी नया बना हुआ है। तो इसके अंतर्गत 7 जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार पढ़े, दूसरा भारत में स्थिति पढ़े, तीसरा नंबर जो संभाग है उनका विभाजन किया गया है अलग अलग, ठीक है, कब कब गठन हुआ है संभागों का, ठीक है, बीच में संभाग के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था, फिर से चालू किया गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि कौन से संभाग में कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, किन किन संभागों की विशेषताएं अलग अलग क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जिलों का स्थान कहाँ कहाँ है और किस तरीके से हम छत्तीसगढ़ के मैप को समझें और बनाएं कि हमारा वो पोर्शन भी कवर हो जाएगा कि जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी जिला दे देगा और बोलेगा कि इसके मतलब जो सीमा में स्थित जिले हैं उनकी संख्या कितनी है या कितनी सीमाओं से लगा हुआ जिला है, तो उसको भी हम मैप के माध्यम से समझेंगे और अलग अलग जिलाओं की विशेषताएं भी पढ़ेंगे कि वर्तमान में जो 33 जिले हैं अस्तित्व में उनका लोकेशन कहाँ कहाँ है, वो साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बेशक आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है, जिला विवरण के साथ। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।